गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग ऑटोगैमी के बारे में पढ़े थे, यानी सेल्फ पोलिनेशन के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया था। स्वपरागण क्या है इसके बारे में बताए थे। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्रॉस पोलिनेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि गिटोनोगैमी के बारे में पढ़ना है हम लोग को, यानी सजात पुष्पीय परागण। और तब फिर सजात पुष्पीय परागण और जीनोगैमी, ये दोनों टाइप बाकी है पोलिनेशन का, उसको हम लोग पढ़ा जाएगा। चलिए दूसरे नंबर में आप लिखेंगे गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी इसको हिंदी में बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण, ठीक है, सजात पुष्पीय परागण। लिख लेंगे इसको। सजात पुष्पीय परागण में हम आप लोग को बताए हुए थे, जैसे मान लीजिए ये प्लांट हो गया। अच्छा, इस प्लांट में सपोज यहां मान लीजिए दो फ्लावर है। अब ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma, transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of same plant are called गिटोनोगैमी। सजात पुष्पीय परागण में हम आप लोग को बताए हुए थे कि जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। ये बताया गया था आप लोग को कि सजात पुष्पीय परागण क्या है। सजात पुष्पीय परागण का मतलब होता है जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, तो उसको सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम प्लांट ऑफ एन अदर फ्लावर, या ऑफ सेम प्लांट ऑफ एन अदर फ्लावर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। बात समझ में आया? यानी कि जब उसी पौधे के, पौधा नहीं बदल रहा है, पौधा सेम है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पराग कणों का स्थानांतरण होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सजात पुष्पीय परागण कहा जाएगा, ठीक है, यानी कि गिटोनोगैमी कहा जाएगा। अब इसको ऐसे लिख कर तब डिफिनेशन लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther, transfer of pollen grain from anther to the stigma, transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of same plant are called गिटोनोगैमी। तो गिटोनोगैमी अगर आपसे पूछा जाए क्या है सजात पुष्पीय परागण, तो क्या बोलिएगा? सर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, लेकिन वो पौधा समान होना चाहिए, ठीक है, पौधा एक ही होगा, लेकिन उसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सजात पुष्पीय परागण कहा जाएगा, यानी कि गिटोनोगैमी कहा जाएगा। नोट कर दीजिए। हटा दीजिए। बात समझ में आया? गेट खींच दीजिएगा बाबू, गेट। लग रहा है सन के द्वारा ब्राइटनेस पूरा बढ़ा दिया गया है ना, अब इससे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ का डीएम जो है बेचारा दिन भर एसी में बैठा रहता है,
एसी से बाहर निकलने का, तो उसको समय नहीं मिलता एसी से निकलने का। पब्लिक का भी परेशानी देखना चाहिए, कौन बाहर में मर रहा है, कौन किसको क्या हो रहा है उसको। अब ऐसे भी बेचारा, हाँ क्या करिएगा, उसको ध्यान ही नहीं है थोड़ा भी, पहले जैसा नहीं है जो जिसको पब्लिक की परेशानी समझ में। हो गया। चलिए अब इसका हिंदी लिखेंगे। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, लिखेंगे पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पराग कोश से, लिख लेंगे पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण इसमें व्हेन लगा दीजिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन लगा दीजिएगा। हिंदी में जब लगा दीजिएगा। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर होता है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर होता है या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, अच्छा पुष्प पर होता है, सही है, गलत नहीं है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है चाहे दूसरे पुष्प पर होता है, तो उसे सजात पुष्पीय परागण कहा जाता है। तो उसे सजात पुष्पीय परागण कहा जाता है। हो गया। तो उसे सजात पुष्पीय परागण कहा जाता है। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे सजात पुष्पीय परागण कहा जाता है। हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अच्छा एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर इसमें एक बात बताइए, अगर पॉलिनेशन इसमें इस तरह से हो तो, या फिर ये पॉलिनेशन इस तरह का हो, मतलब इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हो या उसी फ्लावर के से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर हो, दोनों में बात तो बराबरी होगा। बात क्यों बराबर होगा जी? क्योंकि सर पॉलन ग्रेन में प्लांट बदल थोड़ी रहा है, एक ही प्लांट का ना पॉलन ग्रेन है, तो ये पॉलन ग्रेन यहां से उठ के जाए इस फ्लावर पे तो, अच्छा यहाँ का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर गिरे तो बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में सर पॉलन ग्रेन तो सेम प्लांट से आ रहा है ना। हाँ, अगर दूसरे प्लांट से कोई पॉलन ग्रेन इस पर आता तब इसका कैरेक्टर बदल जाता, तब वो अलग होता, तब वो अलग तरह का पॉलिनेशन कहा जाता। लेकिन यहाँ सर ये बस देखने के लिए सिर्फ दिख रहा है कि ये पर परागण हो रहा है, ये देखने के लिए सिर्फ है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे फूल पर जा रहा है, एक फूल से दूसरे फूल पर। लेकिन रियल में यह अगर आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो ये ऑटोगैमी के समान ही होता है, स्व परागण के बिल्कुल समान होता है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास में मटर का पौधा है, अब मटर के पौधा में जो है एक मेल पार्ट है दूसरा फीमेल पार्ट है। जब आप पढ़े हुए हैं ना फ्लावर में मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? एंड्रोइसियम। आवाजें नहीं निकल रहा है जी, सारा दिमाग जो है आप लोग का तो मोबाइल शोषण कर ले रहा है, मोबाइल के द्वारा शोषित कर लिया जा रहा है, और जो बच रहा है वो मोबाइल के चक्कर में डाइजेशन हो जा रहा है, उसका भी तो है ही कहाँ, समझ गए? ये उसके बाद इतना तापमान, ऐसे भी सर क्या करें हम लोग भी, बॉडी का तापमान इतना है 98 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी का तापमान रहता है ना जी। 98 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है तो कितना रहता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में
37.5 के अप्रोक्स में। अरे बहुत लोग ऐसा बोलता है कि सर 98 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अपना टेम्परेचर चेक करता है, बोलता है 99 डिग्री सेल्सियस बुखार है। अरे भाई उतना में तो पक जाइएगा, एकदम आग निकलने लगेगा। 98 डिग्री सेल्सियस कम होता है जी। आप कहा 37 डिग्री आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब फॉरेन हाइट में 98 डिग्री फॉरेन हाइट बोलते हैं, याद रहेगा यह बात। अच्छा तो मान लीजिए सर ऐसा हूं, हम लोग का तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस लगभग है। उसके बाद यहाँ का तापमान अभी देख लीजिए सर, अभी चेक करिए 40 डिग्री लगभग चल रहा है। तो 40 38 जोड़ दीजिए, ये सब अकेले ही ना झेलना है। और उसके बाद मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल प्रेशर कम हो रहा है सर, आप क्या समझिएगा 1.5 GB डाटा कैसे खत्म होगा, इसके बारे में हम लोग को तो डेली तनाव में रहते हैं। समझ गया, ये सब समझना जरूरी है। हाँ एकदम हम समझ सकते हैं, आप लोग का मजबूरी को भी समझ सकते हैं, लेकिन उसी में थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को समझिए, ना तो फिर इस दुनिया में कोई नहीं समझेगा आप लोग को, ठीक है। तो इसीलिए साथ ही साथ इसको भी समझना है। देखिए हम ये बताए हैं बाबू, अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हो, अगर प्लांट अलग रहता तो बात अलग होता, लेकिन प्लांट सेम है, तो चाहे आप इसमें सेल्फ पोलिनेशन कराइए तो, या इसमें आप गिटनोगैमी यानी कि एक तरह का क्रॉस पोलिनेशन ही है। गिटनोगैमी भी एक तरह का पर परागण ही है, लेकिन वो सिर्फ देखने में पर परागण की तरह दिख रहा है, फंक्शनल रूप से यह पर परागण है, यानी क्रियात्मक रूप से क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन ये रियल में अगर देखा जाए जेनेटिकल यानी आनुवांशिक रूप से, तो ये सेल्फ पोलिनेशन के ही जैसा होता है कि नहीं। मान लीजिए सपोज यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका रियल में बाबू पोलिनेशन का 2 गो टाइप है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं तो क्रॉस पोलिनेशन, स्वपरागण नहीं तो पर परागण। आपस में पोलिनेशन किया तो उसको क्या बोलिएगा, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण। अच्छा जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चला गया तब उसको क्या कहिएगा, क्रॉस पोलिनेशन बोल सकते हैं कि नहीं, यानी कि पर परागण। क्रॉस पोलिनेशन को हिंदी में कहते हैं पर परागण। तो यहां आपको पर परागण दिख रहा है, यहां आपको स्वपरागण दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ देखने में क्रिया के आधार पर यानी फंक्शन के आधार पर, ये सिर्फ यहां देखकर आपको लग रहा है कि ये सेल्फ पोलिनेशन है, और यहां देखकर आपको लग रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन है फंक्शनल रूप से। लेकिन अगर जेनेटिकली आप देखिएगा, आनुवांशिक रूप से आप देखिएगा, तब ये दोनों के दोनों बिल्कुल समान है। बात समझ में आ गया। यानी आप बोल सकते हैं कि गिटनोगैमी इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर टू सेल्फ पोलिनेशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सजात पुष्पीय परागण क्रियात्मक रूप से क्या होता है, पर परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन ही है, वो स्वपरागण ही है। समझ में, अरे बात समझ रहे हैं। भले इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलिनेशन तो हो रहा है, लेकिन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर दोनों ही मामले में सेम पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये सेल्फ पोलिनेशन ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसको लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। देखिए जिसको समझ में आएगा ठीक है बाबू, जिसको नहीं समझ में आए तो लोड नहीं लेना है। क्या सोचना है कि देखिए हमारे बस की बात नहीं है, हम मोबाइल ज्यादा पेरते हैं, तो उसी के आधार पे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए उतना काफी है हमारे लिए। अपने आप को ज्यादा टेंशन में नहीं देना है। मान लीजिए कोई टेंशन में सोचते सोचते कब निकल जाए, गर्मी ज्यादा है, कब निकल जाए ऊपर चला जाए कोई, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं सोचिएगा, एकदम रिलैक्स। नहीं समझ में तो बहुत अच्छा, टेंशन कम रहेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। It is functionally cross pollination, but genetically similar to self pollination. क्यों? Because pollen grain are comes from same plant. क्योंकि ये परागकण जो है ये समान पौधा से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला गया, यह क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वपरागण के समान होता है। ठीक है।
लैंग्वेज लिखेंगे यह क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है, लेकिन यह क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वपरागण के समान ही होता है, स्वपरागण के समान होता है। अगर कोई पूछेगा कि यह क्रियात्मक रूप से पर परागण है, ठीक है, लेकिन यह आनुवांशिक रूप से स्वपरागण के समान क्यों होता है? क्योंकि यह सेम प्लांट से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन जो है एक ही पौधा से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, लिख लिए क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे अब आइए, तीसरे नंबर में जीनोगैमी। जीनोगैमी का ही दूसरा नाम क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पर परागण। ठीक है, पर परागण यानी जीनोगैमी, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जीनोगैमी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर युग्मन, या वही हुआ पर परागण, उसको कहा जाएगा दोनों को। अच्छा, तो पर परागण क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सर इसमें प्लांट भी चेंज कर देंगे और फ्लावर भी चेंज कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है, प्लांट भी इसमें चेंज हो जाएगा और फ्लावर तो चेंज होगा ही। ठीक है, चलिए तो इसको पहले आप लोग लिख लेंगे डिफिनेशन। व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from when transfer of pollen grain from anther to the stigma, when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower ऑफ एनदर प्लांट, उसमें सेम प्लांट था, अब यहाँ प्लांट एनदर हो जाएगा, ऑफ एनदर प्लांट। आर कॉल्ड जीनोगैमी। यानी जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, चाहे आप लिख सकते हैं दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे
पर परागण कहा जाता है। जब पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प, चाहे आप दूसरे पुष्प भी बोल सकते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे उसे पर परागण कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, पर परागण के लिए क्या जरूरी होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, यानी परागण करने वाले कारकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप ये बात लिख सकते हैं, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी पर परागण के लिए परागण करने वाले कारकों की आवश्यकता होती है, यानी परागण करने वाले कारक आवश्यक होते हैं। ठीक है, उतार लिए सब लोग। अब इसमें आप लोग को देखना है, नेक्स्ट पॉइंट एरो देकर लिखेंगे, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन pollinating agents are required। ठीक है, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि पर परागण के लिए आप लिखेंगे इसमें, पर परागण के लिए परागण करने वाले कारक आवश्यक होते हैं। बात समझ में आया? पर परागण के लिए परागण करने वाले कारक आवश्यक होते हैं, और पर परागण के लिए परागण करने वाले कारक की आवश्यकता होती है, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि क्यों आवश्यक होता है परागण करने वाले कारकों की? क्योंकि पॉलिनेशन इसमें जो भी होता है, इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा है, तो जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है? एजेंट चाहिए, मतलब कोई तो ऐसा चाहिए जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन को लेकर जा सके, तो इसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट उसको बोलते हैं। हो गया? चलिए, यानी पर परागण के लिए परागण करने वाले कारक आवश्यक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन है जो पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्रॉस पॉलिनेशन भी हो गया, पर परागण हो गया। अब इसमें मुख्य जरूरी जो चीजें है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए जो जो एजेंट चाहिए, उस एजेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर कौन कौन से एजेंट हैं जिनके मदद से पॉलिनेशन कराया जाता है, परागण किया जाता है। तो भाई ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए, चूंकि आप देखिए क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर मान लीजिए कि कहीं और है, दूसरा फ्लावर कहीं और है, अब उन दोनों के बीच पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लाना है, तो उसके लिए कोई तो ऐसा एजेंट चाहिए जो उसको लेकर आ सके। तो उस एजेंट में कौन कौन शामिल होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पूरा फुल पेज का यूज करना है इसके लिए, एक बड़ा सा फुल पेज इसके लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो पूरा फुल पेज में उसको घुमा के लिखिएगा लोग, तब बन पाएगा। चलिए हटा दें इसको। अब किसी को डाउट तो नहीं है ना इस सब में? हो गया सबका? चलिए बाबू, अब एक हेडिंग डालना है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट यानी इसको हम लोग बोलते हैं परागण करने वाले कारक। इसको हेडिंग डाल दीजिए पहले। ठीक है, परागण करने वाले कारक। अब ये परागण करने वाले कारक कौन कौन होते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो अभी इसको हम लोग एक बार समझेंगे। पहले इतना हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा अभी।
चलिए अब लिखिए नहीं, अब आप लोग बस समझिएगा इसको। देखिए वो पॉलिनेशन करने वाले जो एजेंट होते हैं यानी पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के पॉलिनेशन करने वाले एजेंट होते हैं। अब ये कौन कौन से दो तरह के एजेंट हैं तो पहले समझेंगे। पहले नंबर में अबायोटिक, अभी मत लिखिएगा बाबू नहीं तो गलत हो जाएगा। अबायोटिक, और दूसरे नंबर में जो होते हैं उनको बायोटिक कहा जाता है। बायोटिक देखिए दो तरह के परागण करने वाले एजेंट हैं। पॉलिनेशन करने वाले एजेंट जो है वो दो तरह का है। कौन कौन? एक तो होता है बायोटिक और दूसरा क्या होता है? अबायोटिक। अब सुनिएगा, बायोटिक और अबायोटिक बोलने का मतलब होता है, बायोटिक को हिंदी में कहते हैं अजैविक, मतलब अबायोटिक का हिंदी होता है अजैविक, और अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, जिसको कहते हैं जिसमें जीव नहीं हो उसको अजैविक बोला जाता है। और जैविक, बायोटिक मतलब होता है क्या? जैविक, और जैविक का मतलब होता है जिसमें जीव हो उसको जैविक कहा जाता है। ठीक है, तो परागण करने वाले एजेंट में दो चीजें हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। यानी कुछ निर्जीव चीजें भी है जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है और कुछ सजीव है जिसके द्वारा परागण होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए निर्जीव में दो चीजें हैं जिसके द्वारा पॉलिनेशन होगा। निर्जीव में अगर आते हैं तो यहाँ दो चीजें आपको मिलेगा जिसके द्वारा पॉलिनेशन होगा। इसमें सबसे पहला नंबर में बाई एयर या विंड, यानी कि इसका मतलब होता है हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के द्वारा। और दूसरे नंबर में, इसमें पहला नंबर में आप क्या देखे? बाई एयर, और दूसरे नंबर में जो होता है बाई वाटर, यानी कि पानी के द्वारा। ठीक है, पानी के द्वारा। तो देखिए हवा के द्वारा और पानी के द्वारा दो तरह का होता है, एक अजैविक होता है और दूसरा जैविक होता है। तो अजैविक का मतलब हो गया निर्जीवों के निर्जीव, और जैविक का मतलब हो गया सजीव। तो अब देखिए यहाँ पे अजैविक बोलने का मतलब होता है जैसे जो निर्जीव हैं। अब निर्जीव में कौन कौन है जिसके द्वारा पॉलिनेशन होगा यानी परागण होगा? तो उसमें आता है सबसे पहले हवा के द्वारा और दूसरे नंबर में पानी के द्वारा। कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसकी एग्जाम, जिस साल के एग्जाम में न पूछा जाए। हर साल इस टेबल से क्वेश्चन आता है। पूरा टेबल हम यहाँ पे चार्ट आप लोगों को बना दे रहे हैं एकदम, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए यहीं पे। अब समझिएगा, अब अगर बोला जाए हवा के द्वारा परागण होगा तब उसको क्या कहा जाएगा? तो इसमें कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है कहा जाता है। हवा के द्वारा परागण होता है तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। याद रखिए बाबू, एनीमोफिली, एनीमोफिली। अगर कोई पूछेगा एनीमोफिली क्या है तो आप क्या बोलिएगा? सर हवा के द्वारा परागण को एनीमोफिली कहा जाता है, और जब पानी के द्वारा परागण होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हाइड्रो वर्ड उसके लिए लगता है। हाइड्रो यानी पानी, फिली यानी पॉलिनेशन यानी हवा के द्वारा परागण। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? हवा के द्वारा, सॉरी जल के द्वारा परागण, और हवा के द्वारा परागण को क्या कहेंगे? एनीमोफिली। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। यानी कि सर ये जितना भी निर्जीव था, जैसे पॉलिनेशन करने वाले एजेंट दो तरह के होते हैं, एक अबायोटिक और दूसरा बायोटिक। तो इसमें अब अबायोटिक में दो तरह का होता है, एक हवा के द्वारा और पानी के द्वारा। हवा के द्वारा यानी बाई विंड, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको एनीमोफिली कहा जाएगा, और जब पानी के द्वारा परागण होगा तो उसको हाइड्रोफिली कहा जाएगा। ठीक है, पानी के द्वारा परागण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली, और हवा के द्वारा परागण होगा तो एनीमोफिली। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है सर इसमें बाई एनिमल्स, यानी जंतुओं के द्वारा परागण होगा। बाई एनिमल्स का मतलब हो गया जंतुओं के द्वारा। अच्छा, जब अगर जंतुओं के द्वारा परागण होगा तब उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है जू मतलब एनिमल्स यानी जंतु, फिली यानी पॉलिनेशन, तो जू फिली उसको बोला जाएगा। ठीक है, जू फिली। अच्छा, अब देखिए, अब जू फिली तो ये पता चल गया कि जंतुओं के द्वारा परागण जब होगा, पॉलिनेशन होगा तो उसको जू फिली कहा जाएगा। लेकिन ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जिसमें पॉलिनेशन, ऐसा कौन कौन सा फ्लावर है, प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन जंतुओं के द्वारा होता है? और दूसरी बात, ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो पॉलिनेशन में भाग लेते हैं? अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
टाइट बैठिए जी, एकदम नींद आ रहा है आपका, टाइट बैठिए एकदम पूरा तन के, नींद नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग आते हैं बाबू बाई एनिमल के द्वारा। एक बार जूफिली हम लोग देख ले हैं कि जूफिली में यानी बाई एनिमल जंतुओं के द्वारा पोलिनेशन किस में होगा। तो जंतुओं के द्वारा पोलिनेशन जो है लिखना है बाई तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब लिखेंगे बाई एंट, यानी सॉरी बाई इंसेक्ट कर दीजिए पहले, बाई इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कीटों के द्वारा। क्या बोलिएगा? कीटों के द्वारा। अब देखिए, जब कीटों के द्वारा पोलिनेशन होगा तब उसको क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। ठीक है, इंटोमोफिली उसको कहा जाता है, इंटोमोफिली। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर में आइए, बाई बर्ड्स। बाई बर्ड्स का मतलब क्या हो गया? पक्षियों के द्वारा। तो पक्षियों के द्वारा जब पोलिनेशन होगा तो ऑर्निथोफिली कहा जाएगा, ऑर्निथोफिली। अच्छा, उसके बाद आ जाइए बाई बैट यानी चमगादड़ के द्वारा। बाई बैट्स यानी चमगादड़ों के द्वारा जब पोलिनेशन होगा तब उसको क्या कहा जाएगा? काइरोप्टेरो, काइरोप्टेरोफिली। उसके बाद आ जाइए भाई स्नेल यानी घोंघा। स्नेल का मतलब क्या होता है? घोंघा के द्वारा। तो जब घोंघा के द्वारा परागण होगा, घोंघा के द्वारा जब भी परागण होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो घोंघा के द्वारा परागण को मैलेकोफिली, मैलेकोफिली कहा जाएगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आइए। अब आ जाएंगे भाई स्नेक यानी बाई स्नेक्स, सांपों के द्वारा। तो सांपों के द्वारा जब परागण होगा तो ओपियोफिली कहा जाएगा। अच्छा, लास्ट में आ जाइए अब हो जाएगा भाई एंट, चींटी या टर्माइट। टर्माइट मतलब क्या होता है? टर्माइट मतलब चींटी अथवा दीमक के द्वारा। चींटी अथवा दीमक के द्वारा जब परागण होगा तब उसको क्या कहेंगे? मायरमेकोफिली। सर माना चाहिए बाबू कि आप लोग पूछ रहे हैं दीमक क्या होता है, उसको सर्च करके मोबाइल पे देख लें अगर नहीं आ रहा है हो तो। अब ये इतना छोटा छोटा चीज आप लोग पूछ रहे हैं, सर दीमक क्या होता है, चींटी क्या होता है, इससे कोई बहुत बड़ाई नहीं होगी बैच में ऐसा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं तो। इससे बहुत शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए आप लोग को कि बताइए पढ़ने से क्या फायदा, 10th 11th पास कर लिया लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि दीमक क्या होता है। ऐसे बच्चे सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, घाव पूछा जाए इतने बहुत है। मायरमेको फिली। कैसा कैसा स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ रहा है भाई, बच्चा के अंदर साफ। ऑर्निथोफिली देखिए इसका मतलब क्या हुआ? एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। ऑर्निथोफिली। इसको यहां से हटाइए, ऑर्निथोफिली। काइरोप्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली। उसके बाद लिख लेंगे मैलेकोफिली। उसके बाद ऑफियोफिली। उसके बाद मायरमेकोफिली। बस इसको अब उतारना है आप लोग को।
ठीक है, चलिए एक बार जरा समझिए तो याद करते चलिएगा, ध्यान से सुनिए। हम क्या बोले हैं, पॉलिनेशन में कितना एजेंट होता है, दो गो एजेंट। कौन कौन, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। अबायोटिक मतलब होता है अजैविक, और बायोटिक मतलब होता है जैविक। अजैविक परागण दो तरह के होते हैं, कौन कौन, या तो हवा के द्वारा नहीं तो पानी के द्वारा। हवा के द्वारा जब परागण होगा यानी पॉलिनेशन होगा तो क्या कहा जाएगा, बोलिए, हवा के द्वारा ईयर, ए फॉर ईयर, ए फॉर एनिमोफिली, याद रखिएगा एनिमोफिली, ठीक है। अच्छा, हवा के द्वारा परागण होगा तो एनिमोफिली, और पानी के द्वारा परागण होगा तो हाइड्रोफिली, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ईयर, हवा के द्वारा परागण मक्का उक्का में होता है, ठीक है, मक्का में हवा के द्वारा परागण होता है। या फिर अगर मान लीजिए कि पेड़ हो गया, जो लंबा पेड़ है, खजूर का पेड़ है, डेट पाम, कोकोनट का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, ये सब, तो इसमें हवा के द्वारा परागण होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप पानी के द्वारा अगर परागण देखिए तो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया का नाम सुने होइएगा, जोस्टेरा है जिसको सी ग्रास, समुद्री घास कहते हैं, रुपिया है, ठीक है। ये सब पौधा है, समुद्री पौधा है, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये सब जितना भी पौधा है, इस सब में किसके द्वारा होता है, जलीय पौधा है, तो जलीय पौधा इस सब में जल के द्वारा परागण होता है, मतलब जल के द्वारा पॉलिनेशन होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, नहीं, जलकुंभी में जल के द्वारा परागण नहीं होता है। जलकुंभी, लोटस, याद रखेंगे, वाटर हाइसिन, जलकुंभी, लोटस, कमल, वाटर लिली, यानी कि वाटर लिली को हम लोग क्या कहते हैं, जलकुमुदनी। ये सब जलीय पौधा तो है, जल में रहता है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन जल के द्वारा नहीं, इसमें पॉलिनेशन कीटों के द्वारा तथा हवा के द्वारा होता है। ये बात को याद रखिएगा, ये पौधा सिर्फ जलीय है, लेकिन इसमें परागण जल के द्वारा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जूफिली में आते हैं हम लोग। पॉलिनेशन बात समझ में आ गया। अबायोटिक का दूगो है, अबायोटिक में कौन कौन, बाई एयर और बाई वाटर। तो एयर के द्वारा होगा तो एनिमोफिली, और वाटर के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली। अब समझ में आ जाएगा, बाई एयर एनिमोफिली, बाई वाटर हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाई वाटर हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाई एयर एनिमोफिली, ठीक है। इस तरह से ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब सुनिएगा, बाई एनिमल यानी जंतुओं के द्वारा परागण होगा तो उसको जूफिली। अब जूफिली में अलग अलग एनिमल है जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, जैसे इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसको इंटोमोफिली कहेंगे। अगर मान लीजिए कि ये बर्ड्स के द्वारा होगा तो उसको ऑर्निथोफिली कहेंगे। जैसे ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, तो उसी वर्ड से बना है ऑर्निथोफिली, यानी पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन, परागण। चमगादड़ के द्वारा परागण होगा तो उसको काइरोप्टेरोफिली कहेंगे। स्नेल के द्वारा, घोंघा के द्वारा परागण होगा तो मैलेकोफिली। अच्छा, सांप के द्वारा परागण होगा तो ओफियोफिली। सांप के द्वारा परागण होता है चंदन के पेड़ में, सैंडल ट्री में। सांप जो होते हैं ये चंदन के पेड़ से लिपटे हुए होते हैं, तो उसमें पॉलिनेशन सांपों के द्वारा ही होता है। अब कैसे होगा, तो सांप जैसे जैसे उसमें घूमेगा, अब उसके बॉडी में पोलन ग्रेन लगेगा, और वो पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा, और इस तरह से पॉलिनेशन होगा। और उसके बाद स्नेक के द्वारा, सांपों के द्वारा ओफियोफिली। अच्छा, ओफियोफिली में सांप के द्वारा ये सॉरी स्नेक के द्वारा। अच्छा, एंट के द्वारा, चींटी अथवा दीमक के द्वारा। तो चींटी अथवा दीमक के द्वारा जो परागण होता है, जैसे आम में, लीची में, ठीक है, जामुन में, देखिएगा अक्सर इस पे चींटी आपको दिखते रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस चींटी चींटी वाला जो घोंसला बनी हुई होती है उसको तोड़ के फेंक देते हैं कि वाह परेशान करती है, सभी सब काट कुट करती है। तो बाबू इससे क्या होगा कि पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो सब उसमें घूमती है और घूम के पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है स्टिग्मा पे, जिसके कारण पॉलिनेशन होता है, तब आप फल खाते हैं। वो सब भी जरूरी है हम लोग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में भी हम लोग को पढ़ना भी है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले आप लोग उतारिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। पहले इधर का बायोटिक और अबायोटिक साइड का उतार लेंगे। उधर साइड में जगह ज्यादा छोड़ दीजिएगा पूरा लाइन से, क्योंकि उधर ज्यादा लिखना है। इधर जितना कोशिश करिएगा कम कम बातें हैं तो इधर ही लिख लीजिएगा।
हो गया। अब लिख लिया, इधर पूरा हो गया। अब जूफिली के बारे में आप लोग को लिख लेना है। बाई एनिमल्स। अब इस पूरे को एक साइड में उतार लीजिए। अच्छा पहले उधर का उतार लीजिए, बाद में जो नीचे छूट गया वो लिखिएगा। हो गया। जल्दी जल्दी उतारिए थोड़ा। कौन सी कर रहे थे जी? लाइन खींच रहे थे क्या अभी तक? अच्छा ये लाइनवा खींच रहे थे ना। ओहो लिखिए, जल्दी लिखिए। अभी तक पहला नंबर वाला भी नहीं हुआ। इसको उतारिए।
सभी लोग का हो गया? अब हेडिंग डाल देंगे बायोटिक से। अब हटाया जाए इसको। ये टेबल था जिसको एकदम रट जाना है आप लोग को। और पहला नंबर में अब लिखिए अबायोटिक। अबायोटिक लिखकर हेडिंग डालिए अबायोटिक एजेंट। और एजेंट का मतलब क्या होता है? कारक। अबायोटिक एजेंट का मतलब होता है अजैविक, अजैविक कारक। ठीक है, अबायोटिक एजेंट लिखकर एरो दीजिए। अब ये अजैविक कारक कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग को समझना है। पढ़ लिए हैं अभी जस्ट, उसके बारे में आप लोग को बताया भी है। अजैविक कारक हम दो तरह का पढ़े हैं ना, अब दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग करके हम लोग पढ़ा जाएगा। अबायोटिक में दो तरह का कारक होता है। अब इसका पहला नंबर बाई एयर, यानी हवा के द्वारा जब परागण होगा तो उसको क्या कहेंगे? एनीमोफिली। यानी हवा के द्वारा। तो हवा के द्वारा को क्या कहा जाएगा? एनीमो एनीमो फिली। ठीक है, तो देखिए अजैविक कारक में कौन होगा? एयर, हवा के द्वारा परागण। तो भाई एयर यानी हवा, सॉरी वो तो लिख ही लिए। चलिए, अब इसको एनिमोफिली अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे डिफाइन करिएगा? तो जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि जब व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, तो बाई ईयर लगा दीजिएगा तो ये एनेमोफिली हो जाएगा। यानी आप लोग को तो पढ़ते आ रहे हैं, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे परागण कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर हवा के द्वारा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एनिमोफिली कहेंगे। और जब वहीं पे पानी के द्वारा हो तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। जंतुओं के द्वारा हो तो उसको क्या कहेंगे? जूफिली कहेंगे। बस लैंग्वेज सब में सेम रहेगा, केवल थोड़ा थोड़ा बदलते चलना है आप लोग को। तो यानी कि इसमें डिफिनेशन कैसे लिखिएगा? व्हेन ट्रांसफर ऑफ when transfer of pollen grain when transfer of pollen grain from anther to the stigma of when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by air are called एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली क्या है? तो जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हवा के द्वारा हो, कैसे बोलिएगा? जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर
हवा के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो तो उसे एनिमोफिली कहा जाता है। तो उसे एनिमोफिली कहा जाता है। ठीक है, जब पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हवा के द्वारा हो, जब पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हवा के द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। लिख लिए? चलिए, एक दूसरे तरीका से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? पोलिनेशन बाय एयर आर कॉल्ड, सिंपल तरीका से ऐसे वो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आता है पॉलिनेशन बाय एयर आर कॉल्ड, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एनिमोफिली, यानी और करके, और मतलब अथवा और करके आप लोग लिख सकते हैं पॉलिनेशन बाय एयर आर कॉल्ड एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय एयर आर कॉल्ड एनिमोफिली, यानी कि हवा के द्वारा परागण एनिमोफिली कहलाता है। सिंपल तरीका से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया? देख लिए? हिंदी लिखेंगे इसका, हवा के द्वारा परागण, हवा के द्वारा परागण एनिमोफिली कहलाता है। हवा के द्वारा परागण एनिमोफिली कहलाता है। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ाया जाए। लिख लिए सब लोग? समझ में आ गया एनिमोफिली क्या है? साथ साथ याद करते चलिए बाबू, थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपस में घुसुर पुसुर कर रहे हैं। अब संडे के दिन आराम से डेरा पे बुला ले जाइए, अगर ऐसा बात है तो जाके बैठ के दिन भर रूम के अंदर गेट बंद कर दीजिएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जितना बात करना है बात करिएगा, पंखा बंद कर दीजिएगा कि आवाज तक नहीं आए, कि मैंने आवाजों डिस्टर्ब नहीं करे आपको, फैन का एकदम रिलैक्स होके बढ़िया से जितना बतियाना है बतिया लीजिए। क्लासवा में कम से कम कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए सुनिएगा। तो हम लोग क्या देखे हैं? पॉलिनेशन बाय एयर, यानी हवा के द्वारा जब परागण होगा तो उसको एनिमोफिली कहेंगे। अच्छा, हवा के द्वारा परागण होने के लिए अब क्या क्या जरूरी है? मान लीजिए कि हवा उधर ही बहेगा बाबू, जब फूल जो है कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए।
आकर्षक होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए, उधर है ना हवा बहेगा। हाँ देखिए कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर हाँ, जिस दिन आप सेंट मार के आते हैं उस दिन ज्यादा हवा लगता है आप लोगों को ना, पंखा घूम जाता है आप ही के तरफ। अरे भाई हवा ये नहीं जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि हवा के द्वारा परागण जिस पुष्प में होगा ना उस पुष्प में कोई सुगंध नहीं होगा। क्या जरूरी है भाई उस सुगंध होने का? नहीं, उसमें सुगंध होने का क्या जरूरी है जब उसमें पॉलिनेशन जो है निर्जीव वस्तु के द्वारा हो रहा है, निर्जीव के द्वारा जब पॉलिनेशन हो रहा है तो। अच्छा क्या इसमें अमृत ग्रंथि होता है, नेक्टर ग्लैंड? बाबू नेक्टर ग्लैंड जो है, अब मान लीजिए कि इसमें नेक्टर ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं अमृत ग्रंथि। अब अमृत ग्रंथि का मतलब ये नहीं सोच लीजिएगा कि अच्छा इसमें अमृत ग्रंथि जो है अमृत रस का स्राव करता है, आज जो अमृत रस पी लेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। तो अमृत बोलते हैं उसके टर्म में जो अगर किसी को ज्यादा पसंदीदा है, जैसे मान लीजिए कि बारात में अभी नाच का समय हुआ, किसी को बुला के थोड़ा सा दे दीजिए भाई पिएगा, बचा हुआ है कोनकाट सिरप, तो बस हल्का केवल उसको इंडिकेशन करने की जरूरत है, वो इतना खुश होगा, उसको लगेगा कि समझिए मतलब अमृत मिल गया, उसके लिए वो अमृत है। पीने वाला के लिए थोड़ा सा दारू दे दीजिएगा तो उसके लिए वही ना कहेगा वाह अमृत का काम करेगा, ये बस थोड़ा ही सा है लेकिन अमृत का काम करेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग कह रहे हैं नेक्टर ग्लैंड। उसी तरह कीटों के लिए, इंसेक्ट के लिए, पक्षियों के लिए, या फिर जितना भी सजीव के द्वारा मतलब लिविंग के द्वारा, जीवों के द्वारा जितना भी पॉलिनेशन होता है ना, परागण होता है ना, उस सब में पॉलिनेटिंग एजेंट, जो जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जो सजीव होते हैं, जो लिविंग है, उन सब के लिए जरूरी है कि पुष्प आकर्षक होना चाहिए, तभी उधर में जा पाएंगे पॉलिनेशन करने। पुष्प का साइज बड़ा होना चाहिए, फ्लावर का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद फ्लावर में एक विशेष प्रकार का सुगंध होना चाहिए। पुष्प जो है रंग बिरंगा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। पुष्प में नेक्टर ग्लैंड यानी अमृत ग्रंथि होना चाहिए, तभी ये उसके तरफ में आकर्षित हो पाएंगे, नहीं तो ऐसा आकर्षक नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपसे हवा के द्वारा या पानी के द्वारा पूछा जाएगा तो ये बात को याद रखिएगा कि सर ये जो पुष्प होते हैं ना जिसमें हवा के द्वारा परागण होता है, उस पुष्प को हम लोग एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं, यानी एनिमोफिलस पुष्प कहते हैं। और एनिमोफिलस फ्लावर पुष्प में, एनिमोफिलस फ्लावर में एंथर जो सॉरी ये पोलन ग्रेन जो होता है ये साइज में छोटा होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि हवा के द्वारा इसको उड़ना है। अब इतना बड़ा रहे कि आदमी गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, पोलन ग्रेन आके माथा में लड़ गया, गिरा दिया उसको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आकार में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। आपको तो ऐसे पढ़ाई है, पोलन ग्रेन का साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, पढ़ाए ना जी, 25 से 50 माइक्रोमीटर के साइज में होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, यानी बहुत छोटा होता है। तो इसमें पराग कण क्या होता है जी, हवा के द्वारा जिसमें भी परागण होता है उसके पराग कण बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि हवा में उसको उड़ना है। दूसरा बात कि ड्राई होता है, सूखा होता है। काहे सूखा होता है जी कि सर अगर भीगा हुआ रहेगा ना, अगर चिपचिपा रहेगा तो ये किसी दीवाले से जाके चिपक के पॉलिनेशन करने लगेगा। ठीक है, अगर चिपकने वाला होगा तो इसलिए सूखा होना चाहिए। पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, ड्राई, सूखा होना चाहिए। लाइट वेट यानी हल्का वजन में होना चाहिए, लाइट वेट हल्का वजन में होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तब ये पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर हो पाएगा एक जगह से दूसरे जगह हवा के माध्यम से। लेकिन अगर कोई पूछे स्टिग्मा कैसा होना चाहिए तो हेयरी होना चाहिए। जैसे बहुत आप देखे होइएगा भुआदार, भुआ वाला नहीं देखे हैं, यानी पंखनुमा, फेदर लाइक, उसी को कहते हैं फीदरी, या फिर उसी को कहा जाता है हेयरी। मतलब लंबा सा आप देखिएगा, पंखनुमा होना चाहिए, और ये चिपचिपा होना चाहिए। चिपचिपा यानी कि नॉन स्टिकी, सॉरी नॉन स्टिकी थोड़े बोलेंगे, स्टिकी बोलेंगे उसको। नॉन स्टिकी मतलब क्या हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर आप जो बोल दीजिए हम लोग मानने के लिए तैयार है, स्टिकी कहिएगा तो भी चिपचिपा मानेंगे, नॉन स्टिकी कहिएगा तो भी चिपचिपा मानेंगे, बस आप बोल तो दीजिए जो बोलना है। तो देखिए पोलन ग्रेन बाबू सूखा हुआ रहेगा तो वो हवा में आसानी से इधर उधर उड़ते रहेगा, लेकिन पराग वर्तिकाग्र जो है अगर ये चिपचिपा होगा यानी स्टिकी होगा तो इसमें जाकर पोलन ग्रेन चिपक जाएगा, इसके कारण पॉलिनेशन होगा। अब फेदरी होगा यानी कि पंखनुमा होगा और लार्ज होगा, बड़ा होगा, तब इसमें पोलन ग्रेन जो है, चूंकि पोलन ग्रेन छोटा है तो आके इसमें आसानी से चिपकते रहेगा पोलन ग्रेन और इसमें पॉलिनेशन होते रहेगा। तो अब आइए हवा के द्वारा परागण होने के लिए कुछ कंडीशन है,
पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, तो पोलन ग्रेन अब लिखना है इन एनीमो फिलस फ्लावर, इन एनीमोफिलस फ्लावर in Anemophilus flower pollen grains in Anemophilus flower pollen grains are light कॉमा लाइट मतलब प्रकाश, हाँ तो यहाँ प्रकाश मत बोलिएगा, लाइट मतलब हल्का बोलना है, ठीक है। लाइट कॉमा क्या हो जाएगा जी, लार्ज, नहीं सर स्मॉल, हाँ अब आवाज निकला है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट यानी छोटा, स्मॉल सॉरी हल्का, स्मॉल यानी छोटा, और क्या होगा, एंड नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी मतलब क्या होता है, यानी इसी को बोलते हैं ड्राई यानी सूखा। एनिमोफिलस फ्लावर पोलन ग्रेन्स आर लाइट स्मॉल एंड नॉन स्टिकी, यानी इसका मतलब हुआ एनिमोफिलस पुष्प में, एनिमोफिलस पुष्प, एनिमोफिलस पुष्प किसको कहते हैं, तो वैसा पुष्प जिसमें परागण एनिमोफिलिक टाइप का होता है, मतलब हवा के द्वारा होता है, ठीक है। तो एनिमोफिलस पुष्प में परागकण हल्का कॉमा छोटा कॉमा छोटा, और कर दीजिएगा छोटा और सूखा होता है। अब वहीं अगर हम बात करें स्टिग्मा का, तो स्टिग्मा कैसा होगा, तो स्टिग्मा आर लार्ज बड़ा होगा, हेयरी, हेयरी को हम लोग बोलते हैं फेदरी यानी पंखनुमा, तो याद रखना है स्टिग्मा आर लार्ज हेयरी एंड स्टिकी, एंड स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपा यानी जो ड्राई नहीं हो, जो सूखा हुआ नहीं हो, ठीक है। यानी क्या होता है जी, स्टिग्मा क्या होता है, तो सर वर्तिकाग्र बड़े कॉमा पंखनुमा, बड़े नहीं करिए बड़ा कर दीजिए, बड़ा कॉमा पंखनुमा और चिपचिपा होता है। क्या सर, ओ टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। वर्तिकाग्र बड़ा पंखनुमा कॉमा लगा दीजिए और चिपचिपा होता है, लिख लिए। हटा दिया जाए, और चिपचिपा होता है। अच्छा, क्या ये फ्लावर कलरफुल होते हैं, इसमें कलरफुल होने की क्या जरूरत है, बस समझ में, कलरफुल नहीं होंगे। अब लिखेंगे दे डू नॉट हैव नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। दे डू नॉट हैव नेक्टर ग्लैंड यानी इसमें अमृत ग्रंथि नहीं होता है, ठीक है।
इसमें अमृत ग्रंथि या इनमें अमृत ग्रंथि नहीं होता है, इसमें अमृत ग्रंथि नहीं होता है। ठीक है, इसमें अमृत ग्रंथि नहीं होगा, यानी नेक्टर ग्लैंड नहीं होगा। अच्छा, अमृत ग्रंथि नहीं होगा तो ये अमृत का स्राव नहीं करेगा, अमृत रस का यानी नेक्टर जूस का स्राव नहीं करेगा, तो नेक्टर जूस का ऐसे इसमें कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे आर नॉट अट्रैक्टिव, दे आर नॉट अट्रैक्टिव यानी ये आकर्षक नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आकर्षक नहीं होते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, दे डू नॉट हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, दे डू नॉट हैव a special type of, they do not have a special type of fragrance, यानी कि इनमें एक विशेष प्रकार का सुगंध नहीं होता है, इनमें एक विशेष प्रकार का, इनमें एक विशेष प्रकार का सुगंध नहीं होता है। ठीक है, इनमें एक विशेष प्रकार का सुगंध नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस। हो गया, इसमें यानी इनमें एक विशेष प्रकार का सुगंध नहीं होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, दे आर नॉट कलरफुल, यानी ये रंग बिरंगे नहीं होते हैं। ऐसा समझ में, ये रंग बिरंगे नहीं होते हैं। हो जाएगा, ये रंग बिरंगे नहीं होते हैं। अच्छा, दे आर जनरली एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, दे आर जनरली यूनिसेक्सुअल, यानी ये प्रायः एक लिंगी होते हैं, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। ठीक है, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, यहाँ तक आप सब कंप्लीट करके आएंगे, इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।